नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गई हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग साथ साथ ही चल रही है, एडिटिंग में टाइम लग जाता है, कहानी लंबी ना हो और देर से आए, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2। मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग रश्मि के घर पे आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, और वो लोग रश्मि को खींच रहे हैं कि चल रश्मि नीचे चल, चल रश्मि नीचे चल। और रश्मि कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, वो बस हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। रश्मि के मम्मी पापा भाई तीनों पे तो वो हिल भी नहीं रही है, मतलब बहुत ट्राई कर रहे हैं पर वो हिल नहीं रही है। तो जैसे तैसे करके 8-10 लोग मिलकर रश्मि को वहाँ से खींचते हैं, उठाते हैं और किसी भी तरीके से नीचे लेकर आते हैं। और जैसे ही वो उसको नीचे लेकर आते हैं, रश्मि इन लोगों में धक्का मारती है और आंगन में नाचना शुरू कर देती है। नाचने इन द सेंस ऐसे गोल घूम रही है, मज़े कर रही है, हंस रही है और बार बार ये बोल रही है, आया मज़ा, अब हो गई तू भी करो, अब देख तो कितनी सुंदर है। और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है, वो भी आदमी की आवाज़ में, और घूमे जा रही है और बार बार कह रही है कि अब मैं ऐसे ले जाऊंगा, अब मैं ऐसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और ये चल रहा है और लोगों को समझ में आने लगा है कि ये रश्मि के ऊपर कुछ और ही चक्कर है, ये रश्मि नहीं है और कुछ तो गड़बड़ है। तभी पड़ोस में रहने वाली एक दादी रश्मि के घर आवाज़ें सुन के धीरे धीरे आती हैं। दादी के बेटा बहू पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पड़ोसी काफ़ी सारे कंसर्न की वजह से भी हैं, काफ़ी सारों को तमाशा दिख रहा है उस वजह से भी हैं, तो सारे ही रीजंस हैं। तो दादी आती हैं रश्मि के पास और उसको देखती हैं और बोलती हैं, चल अब बहुत हो गया, बैठ जा। और सारे लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं रश्मि रश्मि, उसकी माँ चिल्ला रही है, रो रही है, रश्मि पे किसी का कोई असर नहीं है। पर रश्मि दादी को जैसे ही देखती है उन्हें घूरती है, करीब 5-7 सेकंड तक घूरती है और फिर बोलती है, तू क्या सोचती है, बचा लेगी इसे मुझसे? दादी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती हैं और बोलती हैं, अच्छा ये बता क्या खाएगा, क्योंकि रश्मि आदमियों की ही आवाज़ में बोल रही है। तो रश्मि सुन के बड़ा ही खुश हो जाती है कि खाने के बारे में पूछ रही है। तो कहती है कि चल फिर मुझे पेट भर के मुर्गा खिला दे। तो दादी बोलती हैं कि उसमें तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा बनने में, तब तक तू ये बता कि कुछ मीठा खाए और कुछ खाए तो मैं तेरे लिए बनवा देती हूँ। तो रश्मि वही आदमियों की आवाज़ में बोलती है कि ठीक है, तू एक काम कर, कुछ दूध खीर गुड़ मंगवा दे मेरे लिए, मैं वो खा लूँगा तब तक। खैर दादी रश्मि की मम्मी को बोलती है, घर में कुछ दूध गुड़ पड़ा हो तो जाकर ले आओ। रश्मि की मम्मी जाती हैं, गुड़ लेकर आती है और वहाँ पर दादी रश्मि के पापा को बोलती हैं, कम से कम 7-8 मुर्गे बनवाओ, उससे कम मत बनवाना, ये इतना खाएगी। तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब ये सब कुछ क्या हो रहा है। और ये सब करते करते करीब सुबह के 4-4:30 बज चुके हैं अब। तो रश्मि की मम्मी जाती हैं, वो दूध लेकर आती हैं, उधर मुर्गों का इंतज़ाम किया जाता है। करीब 2-2.5 लीटर का पतीला है, इतना बड़ा, और रश्मि उसमें मुंह लगाती है और सेकंड्स में वो सारा दूध गड़प कर जाती है। और वो गुड़ भी लेकर आती हैं तो फटाफट गुड़ खाती है और उसके बाद कहती है, मज़ा आ गया, थोड़ा और दूध मंगवा। तो थोड़े बहुत पड़ोसी हेल्प करते हैं और उसको दूध वूध देते हैं। तो वो करीब करीब 4-5 लीटर दूध और 1-1.5 किलो गुड़ अब तक वो खा चुकी है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, ये भी लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा होता है और जिसके साथ हो रहा होता है ना, वही जानता है, और जो लोग देख रहे होते हैं वही यकीन कर पाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यकीन नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती हूँ अगर मेरे सामने ये चीज़ नहीं हुई। लेकिन ना यकीन करने की भी मेरे पास कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही चीज़ हो, तो कुछ भी मुमकिन है इस दुनिया में। अब दादी क्या कर रही है, दादी रश्मि को बातों में उलझाए हुए हैं और दादी उससे ऐसे बातें कर रही है जैसे उसको जानती हूँ। अच्छा अपना नाम बता, वो कहता है कि मैं क्यों बताऊँ। तो मतलब वो बातें कर रही हैं, कोई धमकी धमकी कुछ नहीं दे रही। दादी बस ना टाइम बोरो कर रहे हैं किसी भी तरह। दादी को चीज़ें समझ में आ गई हैं कि चीज़ें सही हैं नहीं। दूध खत्म करने के बाद, गुड़ खाने के बाद रश्मि को थोड़ी सी संतुष्टि होती है।
तो दादी उससे वार्तालाप करना शुरू करती हैं, बोलती हैं बता कौन है तू। तो वहाँ से जवाब वो दे रही है कि तुझे क्या लगता है कौन हूँ मैं। तो दादी बोलती हैं कि मुझे लगता है कि तू एक तो है नहीं, 2-4 तो हो तुम। तो वहाँ से आवाज़ आती है 2-4 नहीं, हम पूरे 21 हैं। अब दादी फिर से उससे प्रश्न करती हैं कहाँ से आए हो। तो अब जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ चेंज होती है और दूसरी आवाज़ में रश्मि बोलती है हम थोड़ी आए हैं, हमें तो भेजा है, और हंसने लगती है। ये हंसी भी जो है ये भी मल्टीपल वॉइस में हंस रही है, कभी लड़की की आवाज़ आ रही है, कभी औरत की आवाज़ आ रही है, ऐसे हंस रही है। अब दादी पूछती हैं कि तुम्हें किसने भेजा है और क्यों भेजा है। तो रश्मि अब मल्टीपल आवाज़ों में कभी किसी की आवाज़ में जवाब दे रही है, कभी किसी की आवाज़ में जवाब दे रही है। बोलती है इसको पता है हम क्यों आए हैं, इसे बहुत गुमान था ना अपनी जवानी पर, और कुछ गंदे लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल करती है जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती। उसके बाद बोलती है कि हम तो इसे लेकर जाएंगे अब, और हंसना शुरू कर देती है जोर जोर से। अब क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है, दादी टाइम बोरो कर रही है और ये बातें कर रहे हैं दादी के साथ। तो अब दादी को ये बता रहे हैं कि इसका ये हाल भी हमने किया है, मतलब ये जो इसका ये एक्सीडेंट हुआ था, ये एक्सीडेंट नहीं था, और ये सब चल रहा है। तब तक नॉनवेज बन के आ जाता है। तो दादी बोलती है ये ले तेरा भोजन आ गया है, अब तू खा ले इसे। और देख के रश्मि इतना खुश, और बिल्कुल उसके सामने ऐसे नॉनवेज परात में सजा कर रखा गया है। मुझे नहीं पता कि 8 मुर्गे कितने होते हैं, मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ, लेकिन जिन्होंने ये कहानी भेजी है उन्होंने इस पे स्पेशली मेंशन किया है कि हार्डली 5 मिनट्स लगे होंगे और रश्मि काप 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 करके वो सारे के सारे मुर्गे चट कर गई। और उसके बाद रश्मि बोलती है पता है मैंने कब से खाना नहीं खाया। फिर दूसरी आवाज में बोलती है मजा आ गया खाकर, लेकिन पेट नहीं भरा। और ये देखकर सभी लोग वहां पे बहुत हैरान है, सबको समझ में आ गया है कि इसके ऊपर कोई बहुत तगड़ा साया है। दादी को पता है कि हाँ ये बहुत खतरनाक है जो भी कुछ है। अब सुबह के करीब 7-8 बज गए हैं। दादी ने 4 बजे से टाइम खींचते यहाँ तक पहुंचा दिया है, और दादी सिर्फ टाइम बोरो कर रही थी क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि अगर उसने अभी टाइम बोरो नहीं किया तो ये इसी मूवमेंट भी रश्मि को लेकर जा सकते हैं। 8-8:30 बजे का टाइम है, ऑलमोस्ट पूरे टाउन में हवा की तरह खबर फैल गई है। रश्मि की फ्रेंड्स भी अब उसके घर तक आ गई हैं, सुनीता उसके घर पे पहुंच गई है, और रश्मि की ये हालत देख के सुनीता के आंसू निकल आए। बहुत ही दुखी हो गई और गिल्टी में वो बस रोए जा रही है। अब वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि एक हद तक रश्मि की इस हालत की जिम्मेदार सुनीता भी है। तभी ना रश्मि सुनीता की तरफ घुर्राती हुई देखती है ऐसे करके गुस्से में, और फिर हंसने लगती है, और फिर आदमी की आवाज में बोलती है कि वो सुनीता सिखा दिया सबक। सुनीता रश्मि को देखती है और रश्मि जोर जोर से हंस, और सुनीता के आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। और अभी ये सब कुछ चल रहा है, तभी दादी ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इतनी ही देर में रश्मि अपनी आंखें दादी की तरफ घुमाती है, और दादी की आंखें और जो रश्मि की आंखें हैं उनका आई कांटेक्ट होता है, और रश्मि अपनी आवाज में, जो रश्मि की आवाज है, बहुत बुरी तरह चीख मारती है और रोना शुरू कर देती है। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, ये मुझे ले जाएंगे, माँ मुझे बचा लो। ये चल रहा है, और जैसे ही रश्मि इस तरीके से रो रही है, दादी अपने दोनों हाथों से रश्मि के हाथ पकड़ लेती हैं, जैसे कि वो इसी मूवमेंट का वेट कर रही हूँ। और जैसे रश्मि के ऐसे हाथ है या इस तरीके से, तो दादी ने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, और वो कुछ पढ़े जा रही है, और रश्मि चीख रही है, रो रही है। और उसके बाद रश्मि की जो चीख है वो चेंज हो गई, वो आदमियों की आवाज में चीख रही है, गाली निकाल रही है, बोल रही है छोड़ बुढ़िया, मुझे छोड़ बुढ़िया। और दादी बस पढ़े जा रही है। तब तक एक मूवमेंट ऐसा आ गया कि रश्मि की जो आंखें हैं वो बिल्कुल मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जैसे चढ़ जाती हैं, जैसे हम देखते हैं तो वो चीजें होती हैं, और वो हो गया है। और रश्मि को एकदम होश नहीं है, और बस दादी ने उसके ऐसे हाथ पकड़े हैं और रश्मि इस तरीके से घूम रही है। दादी अपने बेटे को बोलती है कि जा, मैंने मंदिर में मौली रखी हुई है, तो जल्दी से जाके वो मौली उठा ला। मौली आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, जो कलावा हम बांधते हैं, जो पूजा करते हैं, पंडित जी बांधते हैं रेड कलर का, तो उसको मौली बोलते हैं। दादी से कोई कुछ सवाल जवाब नहीं कर रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि दादी कुछ तो ऐसा कर रही हैं जो उसके फेवर में जा रहा है। उनके बेटे जाते हैं, फटाफट से मौली लेकर आते हैं, और जैसे वो मौली लेकर आते हैं, दादी उसी मौली से उसके दोनों पैर बांध देती है रश्मि के, और हाथ इस तरीके से करके बांध देती है। और आप अंदाजा लगाइए कि दादी की पावर क्या होगी, जिस रश्मि को 8-10 आदमी पकड़ पकड़ के
के खींच रहे थे और नीचे नहीं ला पा रहे थे, उसने धक्का मार दिया सबको, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सिर्फ 2 हाथों से वो दादी के कंट्रोल हो रही थी। तो दादी को इन सब चीजों के लिए कितनी पावर होगी आप अंदाजा लगा सकते। अब जब रश्मि मौली से बंधी हुई है तो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल एकदम जैसे लाश की तरह कुछ पड़ा हुआ है वैसे रश्मि पड़ी हुई है, सिर्फ उसकी आंखें इधर उधर देख रही हैं। रश्मि का बॉडी पार्ट कुछ हिलविल नहीं रहा और वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब दादी वहां पर बताती हैं इस लड़की के पास समय बिल्कुल नहीं है, इसको अभी के अभी आप मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ। इसके ऊपर किसी ने बहुत तगड़ा टोटका किया है, ये बच्ची तो 4 दिन भी नहीं बचनी थी उस टोटके के बाद। 21 आत्माओं को इसके ऊपर लगाया गया है और ये सारी नेगेटिव और भूखी आत्माएं हैं। और दादी ये भी बताती हैं कि इसकी काट करना किसी भी पंडित या तांत्रिक के बस की बात नहीं है। अगर आप ये सोचो कि जिसने इस पे ये किया है वो भी इसे वापस नहीं ले सकता, इतना पावरफुल टोटका इस पे किया गया है, तो आप इसको इमीडिएटली बालाजी लेकर जाओ। इसकी तो जान 4 दिन के भीतर भीतर ही चली जाती, पता नहीं किस चीज की वजह से ये अभी तक बची हुई है। आनंद फानंद में रश्मि के घर वाले एक गाड़ी अरेंज करते हैं। वो गाड़ियां नहीं होती जो पीछे से खुली हुई होती हैं, आगे 4 सीट्स होती हैं, उसमें थोड़ी बड़ी गाड़ी होती है, उसमें कुछ पड़ोसी रश्मि के मम्मी पापा वो लोग बैठते हैं और रश्मि को लेकर जाते हैं बालाजी के मंदिर। और रश्मि टस से मस नहीं कर रही है और दादी ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि इसको तुम लेकर जाओगे तो बस इस बात का ध्यान रखना कि मौली ना खुल जाए। और ये मौली नहीं खोल पाएगी, इसमें इतना दम नहीं है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि किसी चीज से उलझ ना जाए, वरना फिर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते और बच्ची खत्म हो जाएगी। इन्होंने बहुत ध्यान रखा, बहुत ध्यान से रश्मि को उठा के गाड़ी में डाला गया, मतलब वो हिल डुल नहीं रही है, बैठ नहीं रही है, उसको लिटाया वहीं पे गया गाड़ी में और लेके ये लोग पहुंचे बालाजी के मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में रश्मि को उतारा गया। तो मंदिर का प्रेमिसेस शुरू होता है, जो पार्किंग एरिया है वहां से प्रेमिसेस शुरू हो जाता है और मंदिर तक वहां से पैदल जाना पड़ता है। तो रश्मि को वहां पे उतार के खड़ा किया है और उसके बाद रश्मि की वहां पर मौली खोली गई है। दादी ने यही बताया था कि मंदिर के जब आप प्रेमिसेस में पहुंच जाओ तो तुम इस मौली को खोल देना। और उसके बाद रश्मि खुद को पीछे धकेल रही है और ऐसा लग रहा है कि रश्मि को कोई धक्का मार रहा है, घसीट के मंदिर के अंदर लेकर जा रहा है और वो चिल्ला रही है मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। और रश्मि के पेरेंट्स ने जो उसके साथ गए थे, किसी ने उसको पकड़ा नहीं हुआ है, वो बस उसके साथ साथ चल रहे हैं और उसको कोई ऐसा लग रहा है मतलब कोई धक्का मार के पुश करके उसको अंदर लेकर जा रहा है और वो फिर बैक होती है, फिर उसको लिटरली ऐसे धक्का बज रहा है। मतलब इस तरीके से रश्मि अपने यहाँ बालाजी के मंदिर में पहुंची है। और उसके बाद वो अंदर जब मंदिर के गई तो उसने बहुत जोर जोर से चीखना, अलग अलग आवाजों में चिल्लाना शुरू कर दिया, बाबा मुझे छोड़ दो, बाबा मुझे जाने दो, बाबा मुझे जाने दो यहाँ से। और इस तरीके से मंदिर के अंदर वो करती रही, उसको वहां पर बैठा दिया। कभी वो ठीक ठाक बैठ जाती, जैसे आप बहुत थक जाते हो, आपकी बिल्कुल जान नहीं है शरीर में, हाँ हाँ हाँफने की जो आवाज़ें निकालते हो वो करती। उसके बाद फिर वो खेलना शुरू कर देती, उसके बाद फिर वही चीखना, बाबा मुझे छोड़ दो, मत मारो मत मारो, ये सब चल रहा है। और उसके बाद फिर वो खेल रही है, फिर वो बैठ रही है, ये सब कुछ वहाँ पे लगातार चले जा रहा था। और रश्मि के पेरेंट्स उसके आसपास नहीं थे, उसको बिल्कुल बीचों बीच वहां पर एक जगह होती है जहां बैठाया जाता है, तो वो वहां पर बैठी हुई थी। अब उसके बाद संध्या आरती का समय शुरू होता है, आरती होती है और उसके बाद रश्मि का जो उतारा है उसकी पूजा का जो प्रोसीजर होता है वो शुरू किया जाता है। तो करीब करीब 1 वीक तक रश्मि का वहाँ पे उतारा होता रहा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन हुआ और सब कुछ उतर गया, वहीं पे ही रश्मि की फैमिली रुकी, उसकी मम्मी पापा वहाँ पर रुके और उसके बाद रश्मि को वहाँ रोका गया। रोज कुछ ना कुछ पूजन होता था और धीरे 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 करके रश्मि खुद ही दूसरे की किसी की आवाज में बोलती थी वो चला गया वो चला गया। ऐसे करते करते रश्मि के ऊपर से 20 साये निकले थे। वहां से एक साया रश्मि के साथ डिटैच नहीं हो पा रहा था। वो बार बार चीखता था, चिल्लाता था, बाबा मेरे बस में नहीं है, बाबा मेरे बस में नहीं है, उसने मुझे बांध रखा है। और कैसे भी करके वो उससे डिटैच नहीं हो पा रहा था। तो वहां के महंत ने उसके घर वालों को बताया था कि जिसने भी ये टोटका किया है, बांध की है, ये वाला जो वो सोल है इसको किसी और के साथ उसने अटैच किया हुआ है, तो वो बंधन जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक ये निकलेगा नहीं। और इसी वजह से पूजा में बहुत वक्त लग रहा है, जो उतारा है उसमें बहुत वक्त लग रहा है। अदरवाइज जो 20 और थे वो तो नेक्स्ट डे ही निकल गए थे। पंडित जी के
लगभग 1 हफ्ते के प्रयासों के बाद वो जो लास्ट था, उस लड़के का नाम किशोर था उसने बताया, और उसकी किसी वजह से डेथ हुई थी और उसका सोल बहुत वीक था। तो वो जो तांत्रिक था उसने उसको कंट्रोल कर रखा था। और किशोर वही लड़का था जो रश्मि को कॉलेज की विंडो पर दिखा था और उस दिन रात में अपने घर पर दिखा था। तो किशोर की स्पिरिट सबसे पावरफुल इसलिए थी क्योंकि उसको ऑलरेडी उस तांत्रिक ने किसी के साथ अटैच कर रखा था। हफ्ते भर बाद रश्मि ऑलमोस्ट नॉर्मल स्टेट में आई। महंत जी ने रश्मि की मदर को बताया, नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाट, इस लड़की को डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर गलती से ये नहीं कर पाती तो इसकी अंजलि से पानी लेकर, मतलब इसकी अंजलि से जल लेके कोई अपनी अंजलि में ले ले और फिर हनुमान चालीसा का पाठ इसके नाम से करे। जब तक ये जिएगी हर दिन इसको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही होगा। और रश्मि की कलाई पर एक कलावा बांधा और वो कलावा आज तक हर 6 महीने में चेंज होता है, होना ही होता है। और अगर गलती से वो कलावा कभी टूट जाए या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो इसको इमीडिएटली बालाजी जाके और वो कलावा मतलब बंधवाना ही होगा। ये उसकी लाइफ की सिक्योरिटी है, क्योंकि वो जो भी स्पिरिट्स थी वो इस पे दोबारा अटैक कभी भी कर सकती थी। मतलब इसका जो बॉडी था वो उनका घर बन चुका हुआ था। तो आप लगा लीजिए कि वो बार बार उस घर में आने की कोशिश करती रहेंगी और यही डोर है जो उनको अंदर नहीं आने देगा। ये सब चीजें होने के बाद रश्मि वापस अपने घर जाती है और घर जाने के बाद जब लोग उसे देखते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये वही रश्मि है। मतलब ऐसा उसकी हालत थी कि जैसे कि हड्डियों के ढांचे के ऊपर किसी ने स्किन चढ़ा दी हो। बहुत पेनफुल सिचुएशन में थी वो, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। और अगर उस दिन वो दादी नहीं होती तो रश्मि का बचना नामुमकिन था। मोहल्ले में सबको पता था कि दादी पूजा पाठ करती हैं, पर किसी को ये नहीं पता था, इवन दादी के घर वालों तक को ये नहीं पता था कि दादी तंत्र विद्या की साधना करती हैं। उसको वो किसी गलत काम के लिए यूज नहीं करती, लेकिन वो बहुत, उनको इस तंत्र विद्या का ज्ञान है। और जो वो मौली मंदिर में रखी हुई थी वो मौली उन्होंने सिद्ध की हुई थी। तो अगर वो नॉर्मल मौली होती तो इतनी पावर नहीं होती कि जिस लड़की को 22-23 लोग मिलके कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ एक धागे से बंधी हुई है और वो हिल तक नहीं रही है। तो दादी का जो पार्ट था वो एक्चुअली रश्मि का लाइफ सेवर था। और बाद में भी दादी ने कभी अपनी तंत्र साधना का जिक्र या इस्तेमाल नहीं किया। लोगों की बड़ी जिज्ञासा थी उनसे पूछे, पर वो इस बारे में बात नहीं करती थी। एक बार उन्होंने रश्मि की मम्मी को जरूर बताया था कि बेटा ये जो 1 महीने तक ये बच्ची बची रही तो ये तेरे पूजा पाठ का असर है। एक्चुअली जब रश्मि के साथ वो इंसिडेंट हुआ था तो रश्मि की मदर उसके साथ में सोती थी और वो भगवती जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वो बहुत पूजा आराधना पाठ करती थी और उन्होंने रश्मि के बेड पे दुर्गा लॉकेट डाला हुआ था, मतलब अपने गले से निकाल के वहां लटकाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट रश्मि के साथ चलता था। उस वजह से रश्मि वो पूरा जो 1 महीना जी पाई है ढंग से, सिर्फ वही रीजन था। अब इधर रश्मि के पास सुनीता का डेली आना शुरू हो गया। सुनीता वैसे ही बहुत गिल्ट में थी, बहुत रो रही थी और ये सब कुछ जिस ड्यूरेशन में चल रहा था, एक बार सुनीता की अनूप से बात भी हुई थी कि तुमने बहुत गलत कर दिया अनूप। तो उसने बताया था रश्मि की हालत के बारे में और अनूप भी बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि मैं ये नहीं चाहता था, मैं तो उसे सबक देना चाहता था, और पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट वो उस तांत्रिक से मिलने भी गया तो तांत्रिक ने अनूप को झाड़ के वहां से भगा दिया, ये बोल के कि तू ही ये चाहता था और मेरे पास फालतू चीजों के लिए मत आ। मैं एक बार अपनी विद्या जहां इस्तेमाल कर देता हूं मैं उसे वापस नहीं खींचता। तो अनूप अब कुछ कर भी नहीं सकता था, वो जानता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अनूप को खुद भी बहुत दुख हुआ था ये सब कुछ करके। और उसके बाद अनूप ने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की और वो टाउन छोड़ के ही चला गया। यहाँ पर सुनीता रोज रश्मि के पास आती थी, उससे मिलती थी, बातें करती थी और फाइनली सुनीता ने एक दिन रश्मि को बता दिया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था और किसने किया था। ये सुनने के बाद रश्मि ने सुनीता से फ्रेंडशिप खत्म कर दी, वो लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं रहे। पर रश्मि ने इस बात का जिक्र किसी के साथ नहीं किया। ये सब होने के बाद रश्मि के अंदर एक मैच्योरिटी आ गई थी, वो जानती थी। इनफैक्ट इस पूरे ड्यूरेशन में जितना भी उसने सफर किया था तो वो हमेशा ही खुद को ब्लेम करती थी कि ये मेरे साथ मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने लोगों के साथ ऐसा किया तो मेरा जो कर्मा है वो घूम के मेरे ही पास आ रहा है। तो इस तरीके की सोच रश्मि रखने लगी थी। पहले वो अपने आप को शीशे में देखती थी तो उसको बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब उसने धीरे धीरे अपना चेहरा, अपने आप को एक्सेप्ट किया एंड
आज रश्मि का ये मानना है कि चाहे वो उतनी खूबसूरत नहीं रही, लेकिन इंटरनली वो एक बहुत खूबसूरत इंसान बन चुकी है। उसने सुनीता, अनूप दोनों को माफ़ कर दिया। उसको अभी भी याद है कि उसने अनूप को किस तरह हर्ट किया था। तो उसका मानना है कि ग्रजेस रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये शायद डेस्टिनी ने ही प्लान किया था उसको एक सबक सिखाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। और आज सुनीता एक प्यारी सी बेटी की माँ है और उसको वो बहुत अच्छे संस्कार दे रही है। जैसा कि सुनीता द्वारा बताया गया है कि लाइफ में सुनीता ने जो बहुत धक्के खा के सीखा, वो अपनी बेटी को आज वो सिखाती है। वो एक अच्छा इंसान बनना, सबकी इज्जत करना सिखा रही है। तो ये कहानी थी रश्मि की, जिसने लाइफ में एक ऐसा वक्त देखा है जो किसी को नहीं देखना चाहिए और उससे उसने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं m.rstories&experiences@gmail.com पर। मैं आपकी कहानी भी यहाँ से सुनाऊंगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।